एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट वाला चैप्टर। ठीक है, तो लेसन हमारा 14 है शायद ये। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है 14, जो कि है रेस्पिरेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन क्यों होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्रीशन मतलब जो हम खाते हैं उसको निकालना भी तो होता है ना। जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसको एक्सक्रीट करना, मतलब एक्सक्रीट मतलब आउटसाइड निकालना। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पढ़ेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। ठीक है, ये तीन सबसे मेजर टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो अमीनियोटेलिज्म में क्या होता है कि ना हमारा इसमें NH3 जो होता है ना, अमोनिया, तो सुना होगा, एक सेकेंड। NH3 सबको पता होगा। NH3 दिख रहा है शायद, इसमें येलो कलर दिख नहीं रहा। NH3 इसी को अमोनिया कहते हैं। ये अमोनिया होता है हमारा, इसका एक्सक्रीशन कराना ही अमीनोटेलिज्म कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, उसकी वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब जो केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, जैसे HCl, म्यूकस, ये पेप्सिन, ये सारे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही तो हो रही है ना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं सब। हम ह्यूमंस की बात कर रही हूँ मैं अभी। ठीक है, तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस क्या करती है, अमोनिया। जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है तब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और NH3 कहाँ पे जाता है फिर, ये वाला NH3 मतलब अमोनिया जो लिवर में जाता है, और लिवर में जाकर ये कन्वर्ट होता है यूरिया में पहले। ठीक है, अब ये यूरिया में क्यों कन्वर्ट होता है, जैसे NH3 हमें इसको एक्सक्रीट करना है, एट द एंड हमें यही करना है, पर लेकिन हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर देते, NH3 को सीधा बाहर निकाल दो, पर ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, देखो 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए हमें चाहिए 50 ml वाटर। ठीक है, 50 ml वाटर हमें चाहिए 1 ग्राम यूरिया निकालने के लिए। और NH3 को हम डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि NH3 को एक्सक्रीशन करने के लिए डायरेक्टली बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, जो कि हमारी बॉडी इतना नहीं रख सकती। ठीक है, इतना स्टोर नहीं कर सकती। 1 ग्राम ऑफ NH3 मतलब 1 ग्राम NH3 का यूरिया जब निकलेगा ना, तो हमें 500 ml चाहिए होगा वाटर, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर इतना ज्यादा वाटर स्टोर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए हमें पहले NH3 को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है, लिवर में ये सारी चीज होती है। ठीक है, अब ये लिवर में ये सारी चीजें क्यों होती हैं सबसे मेन, तो अभी हम आगे वो अच्छे से मैं आपको बता देती हूँ कैसे क्यों होता है यूरिया साइकिल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हो रही है ना, NH3 का कन्वर्जन हो रहा है यूरिया में, किस तरीके से हो रहा है, ये सब चीजें यूरिया साइकिल कहलाती है, या फिर यूरिया सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब किसी चीज का बनना, है ना। तो यूरिया का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, वो चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ऑर्गन्स पढ़ेंगे एक्सक्रीशन के, कॉकरोच के। ठीक है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आ जाते हैं। ऑल एनिमल पोजेस मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द वेस्ट। ठीक है, हर एनिमल या हर बॉडी जो भी है उसको एक्सक्रीशन जरूरी है। ठीक है, वो हर कोई जो जितना खाता है, जो अनडाइजेस्ट रह जाता है, वो चीज निकालनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस इन देयर बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो कि अभी मैंने बताया NH3 प्रोड्यूस होता है हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान। तब हमारे इसमें क्या क्या आता है, CO2, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीजें फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि अमोनिया का फॉर्मेशन होता है जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही होती है, फिर एनिमल्स की बॉडी में परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, दे कैन बी हार्मफुल। और सुनो, सबसे पहले इतना तो बहुत ही सबने सुना होगा कि जैसे आपको वॉशरूम पी आ रही है, टॉयलेट आ रहा है, ठीक है, और आपने इसको बहुत देर तक कंट्रोल कर रखा है, आप जा नहीं रहे हो। ठीक है, तो आपके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, और ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट करता है आगे चल के, फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप ऐसे करते हो तो। और अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन है तो ही हमें रोकना चाहिए पी को, वरना चले जाना चाहिए वॉशरूम। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, चाहे अभी आपको पता ना चले, किसी किसी के लिए बाद में भी इफेक्ट करता है। ठीक है, बिसाइड्स मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारे जो एक्सेस सॉल्ट, उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जैसे NaCl फूड में जो हम खाते हैं, इन सब चीजों में सॉल्ट तो होता ही है। H2O, एक्सेस ऑफ सम विटामिन नीड टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है, जो ये जैसे हम विटामिन खा रहे हैं, हम कोई सब्जी खा रहे हैं, कोई चीज खा रहे हैं, उसमें ज्यादा विटामिन की मात्रा हो गई है। ठीक है, विटामिन की क्वांटिटी इसमें ज्यादा हो गई है, ये नमक एक्सेस हो गया हमारा, सॉल्ट। ठीक है, एक्सेस मतलब ज्यादा,
ठीक है, क्वांटिटी ओवर चली गई है, जितना खाना चाहिए उतना नहीं है, या फिर वाटर का इनटेक हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया, तो इन सबको निकालना भी जरूरी है। एलिमिनेट मतलब निकालना, ठीक है, बिग बॉस में तो देखा ही होगा। सर्टेन मेडिसिन एंटीबायोटिक्स टू आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द यूरिन, ठीक है, जो ब्लड में हमारे एंटीबायोटिक्स, जो हम इतनी सारी दवाइयाँ खाते हैं जो अभी तक हमने खा रखी है, उन सबको जो भी हमारा रह जाता है, जो कि अनयूज है हमारी बॉडी में, उसको भी निकालना जरूरी होता है, वो ब्लड के थ्रू, हमारी यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ ऑल हार्मफुल या फिर अनवांटेड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, स्पेशली जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट अभी हमने पढ़ा कि NH3 आता है इसमें, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात हो रही है, नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से निकालना जरूरी है, ठीक है। ये सॉरी मैंने N2 लिख दिया, N2, ठीक है, ये नाइट्रोजन है हमारा N2। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हमारी बॉडी से निकालना इज कॉल्ड एक्सक्रीशन एट द एंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। एक्सक्रीशन सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करता है, नाइट्रोजन वेस्ट। इस चीज को हमें निकालना, एक्सक्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यूरिया इज द मेन नाइट्रोजन वेस्ट इन आवर बॉडी। यूरिया एक सबसे मेन नाइट्रोजन वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ सरप्लस अमीनो एसिड्स। और ये फॉर्म कैसे होता है, जब हमारे अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उनका जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और जब न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है लिवर के अंदर, कहाँ पे हो रहा है, लिवर के अंदर, ठीक है। ये यूरिया की जो भी चीजें सारी लिवर के अंदर परफॉर्म करेगी, और लिवर जो है हमारा सबसे बिजीएस्ट, मतलब जो सबसे काम करने वाला, जो पूरे टाइम बिजी रहता है, बिजी पर्सन, वो हमारा लिवर है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो परफॉर्म हो रही है, यूरिया साइकिल, यूरिया से रिलेटेड कुछ भी सारा हमारा लिवर के अंदर ही परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ब्लड ट्रांसपोर्ट यूरिया टू किडनीज। ब्लड क्या करती है, यूरिया को किडनीज तक ट्रांसपोर्ट करती है, ताकि फिल्ट्रेशन हो सके, और जो फालतू रह गया उसको हम रिमूव कर सके यूरिन के थ्रू, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक सेकेंड, अमोनोटेलिक। तो मोड्स ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, हमारे 2 मोड्स है नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए। तो है एक यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड यूरियोटेलिक, ठीक है। अभी इसके बारे में मैं अभी आपको आगे अच्छे से बताऊंगी क्या होता है ये पूरा अच्छे से। सो आ जाते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ, तो ये टेबल चार्ट है, कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स, इसमें हम पूरा पढ़ेंगे किस नाइट्रोजन वेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। कैटेगरी में हमारा सबसे पहला आता है अमीनोटेलिक, नेक्स्ट है यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट क्या, अमीनोटेलिक में हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट, तो अमोनिया सबसे मेन, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, और इस अमोनिया क्या सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा जहरीला होता है। इसीलिए कहते हैं कि टॉयलेट या फिर वॉशरूम अगर आपको आ रही है तो इसे कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, अगर आपकी एक्सट्रीम कंडीशन जब तक नहीं आ जाती है, ठीक है। इससे शर्म के मारे कोई जाता नहीं है, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट है हमारा यूरियोटेलिक, तो इसमें यूरिया ही प्रोडक्ट हमारा क्या, यूरिया, यूरिको, इसमें हमारा यूरिया ही निकलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, पर लेकिन जो हमारा यूरिकोटेलिक है, इसमें हमारा यूरिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें यूरिया नहीं, यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा कम टॉक्सिक होता है, ठीक है, मतलब सबसे कम जहरीला, जो कि सबसे कम हार्मफुल है। अब देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो मैंने आपको बताया था सॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में घुल जाए, और इनसॉल्युबल क्या होता है, जो वाटर में नहीं घुलता, लाइक कोकोनट ऑयल को वाटर में, या किसी भी तेल को, ऑयल को आप वाटर में डालोगे, वो पानी में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, तो वो इनसॉल्युबल हो गया। अब अगर आप एक ग्लास में चीनी डालोगे, नमक डालोगे, तो वो सॉल्युबल है, वो मिक्स हो जाता है एक दूसरे में, है ना, तो वो हमारा सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो हमारा जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होता है। केमिस्ट्री लैब्स में अगर आपने परफॉर्म किया हो एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, तो पता होगा जरूर। और इसमें वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मैंने बताया कि अमोनिया को अगर एक्सक्रीट करना है डायरेक्ट बॉडी से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका है फ्रेश वाटर एक्वेटिक एनिमल्स लाइक बोनी फिश और एमोबिया, इन दोनों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। यूरिकोटेलिक जो है थोड़ा कम सॉल्युबल होता है, मतलब यूरिकोटेलिक जो है ना एकदम मिड में होता है, ना ये ज्यादा सॉल्युबल होता है ना ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। और इसमें वाटर थोड़ा सा कम चाहिए होता है अमोनिया के अकॉर्डिंग देखे तो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स, मरीन फिशेस, एम्फीबियंस। नेक्स्ट है हमारा
यूरिकोटैलिक में हमारा जो है टोटली इनसॉल्युबल, ये तो मिक्स ही नहीं होता है, ठीक है, ये सेमी आधा सॉलिड ही होता है एक तरीके से, ठीक है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं यूरिकोटैलिक का, तो देखो जब एक बर्ड है, ठीक है, अ, इसी सारी चीज हम हटा देते हैं पहले। लाइक ये हमारी एक बर्ड है, ये नीचे की बना दिया, ये हमारी बर्ड है, ठीक है, ये हमारी आसमान में उड़ रही है, ठीक है। अब ये उड़ रही है, यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। अब जब ये पॉटी करती है, ठीक है, ये मान लो इसने पॉटी की, तो हमारी बॉडी पे, हमारे हाथ पे जब उसकी बॉडी गिरती है, अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा पर लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें अच्छे से क्लैरिटी में समझ में आती है, समझे। तो जब ये गिरती है तो आपने देखा होगा कभी भी, अगर ये चाहे बर्ड हो, चाहे वो टॉयलेट करे या वॉशरूम करे, पर लेकिन जो है हमारी बॉडी पे क्या ही गिरता है, एकदम कुछ सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर गिरता है, ठीक है, एकदम चिपचिपा सा गंदा सा लगता है ना। वो लिक्विड टाइप, वो ना लिक्विड होता है ना ही टोटली सॉलिड होता है, वो एकदम मिक्स्ड थोड़ा सा होता है, ठीक है, जो कि सेमी सॉलिड, मतलब जो आधा सॉलिड है आधा लिक्विड, इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें वाटर बहुत ही कम होता है। तो जब वो करती है ये, जब वो नीचे वो छोड़ देती है, तो आसमान में थोड़ा, वो कहीं पे उसको थोड़ा पता है कि कहाँ रुक के करना है कहाँ नहीं, वो तो कहीं पे भी कर सकती है, उड़ते उड़ते भी कर सकती है। अभी किसी इंसान पे गिरा, तो वो देखना कभी, वो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, वो हल्का सॉलिड भी होता है और हल्का लिक्विड, वो मिक्स्ड होता है एक तरीके से, ठीक है, वो पूरा टोटल पानी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें वाटर की जरूरत, इनको वाटर बहुत ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि जब ये फ्लश करती है तो ये वाटर की इनको कम जरूरत पड़ती है एक टाइम पे, ठीक है, पर लेकिन इनमें यूरिक एसिड निकलता है जो कि सबसे कम टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो यूरिक एसिड है, ये एसिड नाम से समझ आ रहा है जहरीला होगा, पर लेकिन उतना नहीं होता है बर्ड्स के अगर मुताबिक देखे तो, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल्स है बर्ड, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स। और ये वाटर क्यों छोड़ती है थोड़ा सा, मतलब जब पॉटी करती है बर्ड हमारी, तो वो वाटर, हल्का सा वाटर इसमें क्यों होता है, ताकि यूरिक एसिड ना निकल सके, फ्लश हो सके, ठीक है, उसकी बॉडी से यूरिक एसिड निकल सके, बस इसीलिए। और ये रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स में सेम यही चीज होती है। तो ये देखो यूरिटेलिक एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स बर्ड, स्नेल्स हो गए, ठीक है। अब देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं अर्थवर्म में, उसमें क्या निकलता है, एक्सक्रीट क्या करता है हमारा अर्थवर्म, क्या एक्सक्रीट करता है, देखो अर्थवर्म के मुताबिक देखे तो वो लैंड पर हो और वाटर पे हो तो वो अलग अलग चीजें एक्सक्रीट करता है, मतलब निकालता है, ठीक है। जब ये वाटर H2O मतलब वाटर, जब ये वाटर में होता है तो ये NH3 प्रोड्यूस करता है, मतलब NH3 हमारा यूरिया के फॉर्म में निकालता है। और जो लैंड पे अगर ये होता है तो ये यूरिया फॉर्मेशन करता है डायरेक्ट, ठीक है। और जब ये वाटर के अंदर होता है ये अमोनिया का फॉर्मेशन करता है, फिर लिवर में जाकर हमारा कन्वर्जन होता है यूरिया का, ठीक है। तो इसमें 3 प्रोसेस हो गई, पर इसमें जब जब अर्थवर्म लैंड पे हमारा एक्सक्रीट कर रहा है तो डायरेक्टली यूरिया एक्सक्रीट कर सकता है, अर्थवर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो ये देखो ये एक यूरिया साइकिल है। तो ये सर्टुलिन जो है, एक सेकेंड, ये सर्टुलिन है, ये हमारे अमीनो एसिड से फॉर्म होता है, ठीक है। एस्पार्टे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने इतने बार पढ़ चुके हैं। क्रेब साइकिल याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ये एस्पार्टेट क्या होता है, ये अमीनो एसिड ही होता है, ठीक है। ये ये टू ये टोटल जो यूरिया साइकिल है कैसे कैसे होता है कन्वर्जन, वो चीज इसमें दिखाई गई है, ठीक है, इंजाइम्स का कैसे कैसे स्टेप्स है। सो अब आ जाओ यूरिया सिंथेसिस पे, ठीक है, यूरिया सिंथेसिस या फिर ऑर्थिनाइन साइकिल, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, या फिर यूरिया साइकिल भी कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो यूरिया सिंथेसिस जो होता है, तो इसमें, एक सेकेंड, हाँ जी, तो जब ये यूरिया, अरे जब हमारा, ये देखो आर्किमिनिकोथ्रियम साइकिल, ठीक है, ये क्यों यूरिया सिंथेसिस कैसे होता है, इस चैप्टर में ये हमने पढ़ना था मेन टॉपिक। तो क्यों ऐसा यूरिया में होता है, तो ये ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ लिवर में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एंजाइम्स होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में, यूरिया के एक्सक्रीशन में, ठीक है। और ये लिवर में ही प्रेजेंट होता है ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो इसी की वजह से जो यूरिया साइकिल है हमारा लिवर में ही परफॉर्म होता है। तो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन पे। एक सेकेंड मैं पेन ले लूं।
तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? तो एक्सक्रीशन इज नेसेसरी फॉर एलिमिनेशन ऑफ N2 वेस्ट, N2 मतलब नाइट्रोजन वेस्ट, ठीक है। N2 को मतलब N2 से जो भी चीजें बन रही है, NH3 बन रहा है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इसको एक्सक्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये कैसे फॉर्म होता है? ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, मैंने अभी बताया मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जितने भी केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का, अमीनो एसिड, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में ही आते हैं। तो जब भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है प्रोटीन का या फिर अमीनो एसिड का या न्यूक्लिक एसिड्स का, ठीक है, तो इन सब चीजों में NH3 का फॉर्मेशन होता है, हमारी बॉडी NH3 प्रोड्यूस करती है और इसी को एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस सॉल्ट्स। अभी मैंने बताया आपको, हमें सॉल्ट जो एक्सेस हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा आ जाते हैं, विटामिन, बाइल पिगमेंट्स, इन सब का ब्रेक डाउन जब जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है, जो हमारी पुराना खून होता है उसका ब्रेक डाउन करना भी जरूरी होता है और उसका एक्सक्रीशन भी जरूरी होता है। हमारा ओल्ड ब्लड हमारी बॉडी के बाहर निकलना चाहिए, इसलिए तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स गर्ल्स में होती है, ठीक है। ये आपको हैंडराइटिंग से ही समझ नहीं आ रही क्योंकि मेरे को फिंगर से लिखना पड़ रहा है, ठीक है, पेन नहीं है मेरे पास। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर और इट्स रिटेंशन इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का जब एक्सेस हो जाता है तो उसे भी रिमूव करना जरूरी होता है। दिस इज टू मेंटेन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, और ये क्यों होता है? ताकि हमारी जो वाटर क्वांटिटी है हमारी बॉडी में मेंटेन रहनी चाहिए, ऑस्मो रेगुलेशंस रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं? तो इनमें जो होता है माल्फिजियंस ट्यूब्स होते हैं जो कि लंबे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड एंडेड होते हैं, ठीक है। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको एकदम एंडेड से, ब्लाइंड एंडेड, यही होते हैं। टैब्यूल्स लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच टू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द जंक्शन ऑफ मिड एंड हिंडगट। तो कभी आपने कॉकरोच को अगर ध्यान से देखा हो, ये हमारा पूरा माल्फिजियंस ट्यूब्स है, कभी आप देखना हिंडगट जो होता है और मिडगट होता है, जो उसी के ऊपर हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है कॉकरोच का, ठीक है। और वहीं पे ये सारी चीजें हमारी अटैच होती है, माल्फिजियन ट्यूब्स, ठीक है, और ये लंबी होती है, ये देख रहे हो। दे लाई इन एब्डोमेन, और ये कहाँ पर होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन? जो कॉकरोच का एब्डोमेन है, जो पेट के ऊपर वाला एरिया है, वहां पर ही प्रेजेंट होता है। आर पार्ट इन हेमोलिम्फ ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड होता है उसको हम हेमोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ tubules remove nitrogenous waste and एक सेकंड, the cells of tubules remove nitrogen waste and certain salts from hemolymph, then pump them into the lumen of tubule। जो tubules के जो cells होते हैं वो नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हेमोलिम्फ, जो हेमोलिम्फ का सॉल्ट होता है वो प्रेजेंट होता है, वो उसके बाद वो पंप आउट हो जाता है लेमन में, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के। जब आप कॉकरोच का स्ट्रक्चर आपने अगर देखा हो तो आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीजें, ठीक है। फ्लूड पासिस टू द हिंडगट एंड इन द प्रोसेस गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड, जो फ्लूड है हमारा हिंडगट से पास करता है और ये प्रोसेस जो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है एट में, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया है, ये हमारा रेक्टम है, ये हमारा एनस है, कॉकरोच की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। ये जो इंटेस्टाइन और रेक्टम का टोटल पार्ट होता है इसी को हम हिंडगट कहते हैं। यहाँ पे हमारे इस एरिया में हमारे सॉल्ट वाटर या फिर नाइट्रोजन, NH3, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो लंबे लंबे से देख रहे हो हमने माल्फिजियंस ट्यूब्स, ये जो यहाँ पे हमने अच्छे से देखा, ये इसका जूम पार्ट है और यहाँ पे हमारा थोड़ा सा पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसा रियलिटी में थोड़ा दिखता है। दिस कॉन्सेंट्रेटेड फ्लूइड देन मूव्स इनटू द रेक्टम, फिर ये फ्लूइड जो है रेक्टम तक मूव करता है, फिर वहाँ एनएस के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये बाहर एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। और कभी आपने फ्रॉग को पानी पीते देखा है कभी? क्योंकि वो पानी पीते हैं ही नहीं, वो जब वो पानी में जाते हैं ना तो उनके जो स्टमक एरिया है ना, उनके पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा छोटे छोटे होल्स होते हैं, वहां से वाटर डायरेक्टली उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कभी पानी नहीं पीते, कॉकरोच कभी पानी नहीं पीते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर इज पम्प्ड बैक इनटू द हिमोलिम्फ, और बहुत ज्यादा चांसेस में जो हमारा सॉल्ट और वाटर है वो वापस हिमोलिम्फ में आ जाता है माल्फिजियंस ट्यूब्स की वजह से, ठीक है। इन दिस वे द नाइट्रोजन वेस्ट आर एलिमिनेटेड, इसी के थ्रू जो हमारा NH3 है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है, जो N2 वेस्ट है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये टोटल जो होता है ये सारा ड्राई मतलब सूखा सूखा सा होता है, सूखा मैटर होता है, ठीक है, सूखी चीजें, ये प्रोडक्ट जो बाहर निकालते हैं ये सूखा हुआ होता है, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस देखे,
एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ, इसमें क्या क्या होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पेयर ऑफ किडनीज, मतलब टू किडनीज है, अ पेयर ऑफ यूट्रस, हमारा यूट्रस प्रेजेंट है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये चारों चीजें हमारी चाहिए होती है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में ह्यूमंस के लिए, ठीक है। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, किडनीज आपने देखा ये बीन शेप्ड इस तरीके से ही तो होती है। ऑर्गन्स लोकेटेड डाउन द ईडर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, तो अपने देखा होगा जो हमारा स्टमक है इसके साइड्स में कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, लोअर नीचे की तरफ, हमारे पेट से नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होती है। किडनीज बहुत छोटी छोटी सी बीन शेप्ड की होती है। ऑन द कॉनकेव मीडियन मार्जिन ऑफ ईच किडनी देयर इज अ नॉच कॉल्ड हीलियम। अगर आप कॉनकेव मीडियन से देखोगे ना कि हर एक किडनी को जब डॉक्टर्स निकालते हैं, वैसे पेट के अंदर तो देख नहीं सकते, तो उनके साइड पर नॉच प्रेजेंट होता है, उसको हम हीलियम भी कहते हैं। विच लीड्स इनटू द फनल शेप, इसी की वजह से जो उनका शेप है किडनी का वो फनल शेप इस तरीके से ही बीन्स टाइप का शेप इनका होता है, ठीक है। उसको हम रेनल पेल्विस भी कहते हैं। तो ये देखो, ये हमारा लेफ्ट रेनल आर्टरी है, ये जो ऐसे जा रही है, ये हमारी राइट जा रही है, ठीक है। ये हमारा राइट किडनी है, ये है हमारा लेफ्ट किडनी, ठीक है। ये हमारा कॉर्टेक्स, ये जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है, मैंने आपको बताया ऊपर की जो भी लेयर होगी ना प्रोटीन कोट से मिलकर बनी होती है, उसी को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये हमारे जो आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा मेड्यूला, इसको मेड्यूला कहते हैं। लेफ्ट किडनी कट ओपन टू शो इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से हमारा जो कटेड एरिया है, इस जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है उन्हीं का सिर्फ कटेड एरिया होता है, ठीक है। ये जो हमारी पाइप से जा रही है इसी को हम यूरेटर कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ऊपर की लेयर जो डॉट डॉट सी हमारी मस्कुलर वॉल्स है, ठीक है। उसके ऊपर है हमारा अपर स्टिंचर, फिर हमारा लोअर स्टिंचर, फिर हमारा यूरेथ्रा, फिर हमारा आ जाएगा एनएस, ठीक है, डायरेक्ट। द रेनल पेल्विस इज सराउंडेड बाय द आउटर लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड रेनल कॉर्टेक्स। जो हमारी रेनल पेल्विस है ना वो एक लेयर से कवर्ड रहती है ताकि प्रोटेक्टेड रह सके, उसको हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है इसके ताकि प्रोटेक्शन अंदर से भी होनी चाहिए, तो उसको हम रेनल मेड्यूला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से, टैबुलर सिक्रेशन से, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्बेशन से, ठीक है। इन तीनों चीजों से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और ये सारी चीजें हमारे नेफ्रॉन्स कैरी आउट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें तो। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो सबसे पहला टॉपिक, ईच glomerular capillary receives blood flowing under high pressure through a stomach branch of renal artery. So next step हमारा स्टोरेज ऑफ यूरिन, यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, कैसे स्टोर होता है, ठीक है। द यूरिन पासेज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जो हमारा यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू पास होता है पहले, वाया यूट्रस एंड इज स्टोर देयर, वहां पर ये स्टोर होता है। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, ये यूट्रस लाइक हमारा ये यूट्रस है, यहाँ से हम इस तरीके से हमारा यूरेटर जाता है, और यहाँ पर इस पॉइंट पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, ठीक है। द ब्लैडर कैन होल्ड 400 to 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ यूरिन। जो हमारा ब्लैडर है ना, ये ब्लैडर ये सिर्फ 400 से 500 सेंटीमीटर क्यूब यूरिन स्टोर कर सकता है एक टाइम पे, ठीक है। When about 200 सेंटीमीटर क्यूब और मोर यूरिन गेट्स कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। जब हमारा 200 से ज्यादा यूरिन कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जब हम वॉशरूम नहीं जाते हैं, पी हम बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं, तो ये बहुत ज्यादा कलेक्ट होते जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिसेप्टर है वो स्ट्रेच्ड होता है, ठीक है। और उसी की वजह स्टिमुलेटेड मतलब जो चीज चल रही है, लीडिंग टू डिजायर टू डिस्चार्ज। और उसके बाद जब हमें बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल होता है, कभी नोटिस करना, तब हमें हमारे मतलब कभी कभी जब अंडर कंट्रोल होता है तो हल्का पैंट में भी हो जाता है ना। क्या बोल रही हूँ मैं, तो मतलब एक तरीके से जो हमारे रिसेप्टर्स है स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। और जब अंडर कंट्रोल चला जाता है तो यूरिन का डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। तो नॉर्मल कंपोनेंट्स हमारे वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिटेलाइन, अमोनिया, NaCl, KCl, मैग्नीशियम, फोस्फेट, सल्फेट, ये सारी चीजें होती हैं। कितना ये हमारा स्टोर कर सकते हैं, हमारा वाटर हमारा 1200 से 1500 ml स्टोर कर सकते हैं, यूरिया 25 से 30 ग्राम,
यूरिक एसिड हमारी ये सारी चीजें ऐसी हैं लिखी हुई कंपोनेंट। अब ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का कॉजेज क्या है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है। प्रोटीन हमारे किडनी डिसीज होगी तो प्रोटीन की हमारे कमी हो जाएगी, ठीक है। एसीटोन्स में हमारे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या स्टारवेशन की, खाना पीने की कमी है, या फिर यूरिनरी सिस्टम में हमारा इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से हमारा ईरोथाइसिस होता है। लियोसाइट्स हमारे क्यों होते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जो यूरिनरी सिस्टम में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है, ठीक है। और यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे गाउट की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनी। तो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, मेंटेनिंग द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। तो हम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे बॉडी में है उसको कैसे मेंटेन रख रहे हैं, उसी वो प्रोसेस जो है पूरा, उसी को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। फाइन कंट्रोल ऑफ द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट reabsorbed by blood into blood is an important function of distal convoluted tubes and collecting ducts। जो भी हमारा वाटर का अमाउंट है, जो भी हमारा अब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो एक बार ये भी याद रखना कि ब्लड के साथ साथ हमारा कुछ क्वांटिटी वाटर भी फ्लो कर रहा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। और ब्लड सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ वाटर इन द बॉडी, किडनीज एक्सक्रीट हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। हमारी बॉडी में पानी ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग किडनी हाइपोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक यूरिन एक्सक्रीट करती है, और तब जाके वो यूरिनरी ब्लैडर तक जाता है, फिर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ऑस्मो रेगुलेशन इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल कैसे होता है, हार्मोन्स के थ्रू, एडीएच एंड एल्डोस्ट्रोन, ठीक है। फीडबैक सर्किट्स रेगुलेट देयर सिक्रीशन। नेक्स्ट है जब फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट हमारा है, व्हेन वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी इज मोर। जब वाटर हमारी बॉडी में एक्सेस हो जाते हैं, जब एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है। लीडिंग टू लो ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा घट जाता है, ठीक है। जब वाटर का कंटेंट ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे जाएगा, ठीक है। एक तरीके से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेस एडीएच एंटी डायलिटिक हार्मोन, यूरेटिक डायल यूरेटिक हार्मोन, एडीएच की फुल फॉर्म है ये, ठीक है। इसमें एडीएच कम रिलीज होगा, जब हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर कम होगा तो एडीएच भी रिलीज कम होगा। हेंस द वॉल ऑफ डीसीटी एंड कलेक्टिंग टेब्यूल्स रिमेन्स परमिएबल एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेनिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन हाइपोटोनिक सोल्यूशन यूरिन इज एक्सक्रीटेड। तो एक मिनट नाम से समझो कि हाइपर और हाइपोटोनिक क्या है। हाइपर मतलब ज्यादा, ओवर जा रहा है, हाइपो मतलब कम, ठीक है। ये जब नॉर्मल में, और हाइपर मतलब ओवर जा रहा है, ठीक है। जब हमारा वाटर ज्यादा प्रेजेंट होता है तो हमारी ये चीज होती है, ठीक है। एडीएच हमारा कम निकलता है, और जब हमारा वाटर कम है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, यूरिन है, तब हमारा डीसीटी निकलता है, एडीएच तो हमारा ज्यादा निकलता है, ठीक है। व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी इज लो, जब हमारा वाटर कंटेंट बॉडी में लो है तो हमारा पोस्टियर पिट्यूटरी सीक्रेट भी निकलता है, जिसकी वजह से और एडीएच प्रोड्यूस होता है, अभी मैंने बताया। परमिबिलिटी जो होती है टेब्यूल्स की, वो इंक्रीज हो जाती है। एज अ रिजल्ट मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड, इसी की वजह से वाटर जो है और रीअब्सॉर्प्शन हो सकता है, मतलब वाटर का दोबारा से, जो वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है उसका दोबारा और एब्जॉर्प्शन हो सकता है ब्लड के अंदर। एंड रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। और इसकी वजह से जो यूरिन का, जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है, ठीक, उसका वॉल्यूम भी कम कर सकते हैं। अब आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज। तो डायूरेसिस, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन, जब हमारा यूरिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ये चीज हमारी होती है। एंटीडिलीशन मीन्स रिडक्शन ऑफ यूरिन वॉल्यूम, ठीक है। इसकी वजह से हमारा यूरिन वॉल्यूम रिडक्ट होता है, मतलब रिडक्ट मतलब घटता है, रिड्यूस होता है, कम होता है, ठीक है। यूरिन इज ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटेड बाय काउंटर करेंट सिस्टम। जो यूरिन है उसको हम इस तरीके से भी नाप सकते हैं, काउंटर करंट सिस्टम के थ्रू, जिसमें हमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिप्स पता चल जाएंगे, हेंस लूप्स के, ठीक है। अबाउट 5% ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज अब्सॉर्ब्ड इन दिस पार्ट। सिर्फ 5% वाटर ही हमारा अब्सॉर्ब कर पाता है, फिल्ट्रेट कर पाता है यूरिन में। किडनी के अंदर की बात हो रही थी। अब हम आ जाते हैं, एक सेकेंड, यही टॉपिक चल रहा था क्या?
हेमियोडायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन, जब किडनीज का ट्रांसप्लांटेशन होता है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। द ब्लड यूरिया लेवल राइजेस एबनॉर्मली, जब ब्लड लेवल, जो ब्लड में यूरिया लेवल जब इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा ही क्वांटिटी में, और ये एबनॉर्मली कंडीशंस में होता है, ठीक है। इन पेशेंट्स, जब पेशेंट्स के अंदर ये सारी चीजें देखी जाती है, सिम्टम्स अगर दिखते हैं, तब पता चलता है कि किडनीज का फेलियर हो चुका है। जब हमारा यूरिया लेवल इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, किडनी तो जो मेंटेन करके रखता है, और जब ये इंक्रीज हो जाता है मतलब किडनीज हमारे फेल हो चुके हैं। इन सच पेशेंट्स आर्टिफिशियल किडनीज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग एक्सेस यूरिया फ्रॉम ब्लड, और इन सब चीजों में, इन सब पेशेंट्स के लिए आर्टिफिशियल किडनीज का यूज होता है, जिससे हमारा एक्सेस, जो हमारा यूरिया एक्सेस क्वांटिटी में, जो ओवर क्वांटिटी में हमारे ब्लड में है, उसको हम एक्सक्रीट करा सके। इस टोटल प्रोसेस को हम हेमोडायलिसिस कहते हैं या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। ये सेम चीज है। अब ये आर्टिफिशियल किडनी का इस तरीके से डायग्राम है, ये देखो, ठीक है। ये हमारे जब ये जब हमारे ये दोनों खराब हो चुके हैं, ये ऊपर वाला हमारे ये दोनों खराब हो चुके हैं, तब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ताकि हमारा जो एक्सेस यूरिन में, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा एक्सेस यूरिया है जो हमारे ब्लड के अंदर, वो हम निकाल सके, उसके लिए ये चीज यूज होती है। नेक्स्ट है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। इफ किडनी फेलियर कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय अदर अवेलेबल मीन्स, किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज एडवाइज्ड। जब किडनी का कुछ भी नहीं हो सकता, अब जैसे हमने अभी तो यूरिया निकाल लिया, एक्सक्रीट कर लिया, पर बाद में क्या, किडनी की जरूरत तो है, ठीक है। तो जब कोई भी दवाई ववाई खा के या फिर कोई सर्जरी से नहीं होता है, लास्ट में एट द एंड हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, ठीक है। जब फेलियर को हम ट्रीट नहीं कर सकते तब, तो या फिर किडनी डोनेटेड हो सकती है, किसी ने अगर एक किडनी अपनी दे दी डोनर ने, ठीक है, या कोई जस्ट अभी मरा ही है रिसेंटली, जो डेड हुआ है, और उसकी बॉडी अभी भी, मतलब उसका ब्रेन थोड़ा अभी एक्टिव है, इंसान मर चुका है, पर लेकिन उसके एक दो घंटे, एक दिन तक हम उसका किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है, लिविंग पर्सन में एड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इतने जल्दी सारी चीजें खराब नहीं हो जाती है। द जेनेटिक मेकअप ऑफ डोनर शुड बी क्लोज टू द पेशेंट एज पॉसिबल, तो जल्द से जल्द जेनेटिक चीज, ये जो डीएनए वगैरह है, वो सारी चीजें हमारी देखी जाती है, सारे कंप्लीट प्रोसेसेस करे जाते हैं, ठीक है। दैट इज इट इज डोनेटेड बाय अ क्लोज रिलेशन, और ज्यादातर कोई जो क्लोज होता है पेशेंट के, वही ज्यादातर ये डोनेट करता है, या फिर कोई फैमिली है वही डोनेट करने देती है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। ड्रग्स आर हाउएवर यूज टू प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनीज बाय ब्लड बॉडी, जो ड्रग्स का यूज भी होता है ताकि रिजेक्शन से, मतलब जो ट्रांसप्लांटेशन ना करना पड़े, तो ड्रग्स का यूज भी कभी कभी किया जाता है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन। तो मैंने बताया सबसे मेन रोल तो इसी का ही है, क्योंकि ये क्या करते हैं, आर्जेनिक एंजाइम्स फॉर्म करते हैं, जो सिर्फ लिवर में ही होता है, ठीक है। और इसी की वजह से हमारा यूरिया साइकिल जो है पूरा लिवर में ही प्रेजेंट होता है। इट एक्सक्रीट्स बाइल पिगमेंट्स, ये बाइल पिगमेंट्स एक्सक्रीट करता है, कोलेस्ट्रॉल, ड्रग और कुछ विटामिन, ये एक्सक्रीट करता है हमारा लिवर। इट एक्सक्रीट्स ऑल मेंशन्ड सब्सटेंस लाइक बाइल व्हिच फ्लोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, फ्रॉम देयर दे गेट रिमूव्ड विद द फीसेस। जो हमारे जितने भी सब्सटेंस है वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू फ्लो करते हैं, ठीक है। और वहां से हमारी जो एक्स्ट्रा चीजें जो होती है, ओवर चीजें होती है, जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट है, वो सारा हमारा रिमूव हो जाता है, और वो सारा लिवर में जाता है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन का प्रोसेस यूरिया में कन्वर्शन होता है, फिर उसके बाद एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम अमोनिया ऑल्सो टेक प्लेस, और जब जो यूरिया का और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है अमोनिया से, वो भी हमारा सारी चीजें लिवर में ही हो रही होती है। दीज आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी और बाय द किडनीज, और ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिमूव कैसे होती है, किडनीज के थ्रू होती है, ठीक है। किडनीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, और लिवर का भी। अब हम आ जाते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन कॉकरोच। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कॉकरोच में, अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, जो मार्फिगेंस ट्यूब्स होते हैं, लॉन्ग ब्लाइंड एंडी ट्यूब्स, ये सारी ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं अभी। हमारे स्टमक के एरिया के ऊपर इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है कॉकरोच का, वो प्रेजेंट होता है, ये सब हमने पढ़ लिया है ना। ये सारी चीजें भी हम पढ़ के आ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब आ जाता है यूरिया साइकिल। तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, इनमें क्या क्या चीजें आती है, तो सबसे पहले अमोनिया। अमोनिया क्या है, फर्स्ट मेटाबॉलिक वेस्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो अमोनिया का सबसे पहला एक वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, अमोनिया NH3, जो कि जिसको हमें कन्वर्ट करने के लिए लीवर में भेजना पड़ता है, फिर यूरिया हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है।
फिर वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, हमने पढ़ लिया। और ये सबसे ज्यादा, इनको सबसे ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है एक्सक्रीशन करने के लिए। अमोनिया इज प्रोड्यूस इन लिवर बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन। ठीक है। डीएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू ये लिवर तक पहुंचता है। लिवर के अंदर ये सारी चीजें प्रोसेसेस हो रही होती है, अमोनिया कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूरिया। यूरिया जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तरह सॉलिड स्ट्रक्चर जैसा इनका होता है, लिवर में होता है, NH3 से CO2 में कन्वर्ट होता है। ये कम टॉक्सिक होता है और इसमें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, इसमें ज्यादा यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, ज्यादा यूरिया बाहर निकलता है। नॉर्मल ब्लड लेवल जो होता है 18 to 38 मिलीग्राम होता है आउट ऑफ 100 मिलीग्राम ऑफ ब्लड की बात करें तो। ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड होता है यूरिया का लेवल का, यूरिया का ब्लड लेवल हमारा 18 to 38 मिलीग्राम होता है और ब्लड में हमारा 100 ml। ठीक है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड जो है रिवर में प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारे कैसे बाहर निकाल जाते हैं, सेमी सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर निकलते हैं। यूरिक एसिड ये वही बर्ड वाली बात हो रही है। ठीक है। क्योंकि सेमी सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड भी होता है, हल्का पानी होता है, और सेमी सॉलिड थोड़ा सा सॉलिड पार्ट भी होता है। क्यों होता है? ताकि यूरिक एसिड जो है वो बाहर निकल सके उनकी बॉडी से। ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज वेरी हेल्पफुल इन कन्वर्शन ऑफ बॉडी वाटर। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर, वाटर जो हमारे बॉडी का लेवल है वाटर स्टोर करने का, उसमें हेल्प करता है बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के। ठीक है। बर्ड ड्रॉपिंग देखो सबसे आ गया, बर्ड ड्रॉपिंग वाला। कंसिस्ट ऑफ यूरिक एसिड एंड फोस्फेट रिच स्पीसीज। फोस्फेट रिच स्पीसीज मतलब यहाँ पे फोस्फेट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ग्वेनिन्स। तो ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म का। ठीक है। और ये कहाँ पे ज्यादा, ये स्पाइडर्स और पेंगुइन्स में देखा जाता है। ये जब हमारा न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियस का मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है, न्यूक्लिक मेटाबॉलिज्म जब हमारा हो रहा होता है, तब हमारा जो वेस्ट निकलता है वो ग्वेनिन्स है। ये ज्यादातर पेपर में आता नहीं है, फिर भी पढ़ रहे हैं हम, क्या पता किसका मन बदल जाए। तो अब देखो, ग्वेनिन्स में हमारे होते हैं डीएनए, है ना। डीएनए के अंदर क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन बेसिस। डीएनए के अंदर हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। ठीक है। अब नाइट्रोजन बेसिस में हमारी दो चीजें आती हैं। डीएनए हमारा क्या करता है, डीएनए हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है जीन्स टू जीन्स, है ना, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। नाइट्रोजन बेसिस हमारे टू टाइप्स के हैं, प्यूरिन एंड पायरिडीन। ठीक है। तो प्यूरिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसे कि दो बेंजीन है, जैसे कि हमारे दो बेंजीन दिख रहा है, पायरिडीन का एक सिंगल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब प्यूरिन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन में हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। फिर गुआनिन जो हमारा एडेंट हमारा N2 निकल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकल जाता है यूरिया के थ्रू, है ना। तो ये सारी चीजें, एडेंट हमारा नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, फिर ये कन्वर्जन होता है, फिर हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी बस प्रोसेसेस है। नेक्स्ट है हमारा ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। तो ये क्या, ये हमारे जो मरीन बोनी फिशेस होती है ना, जैसे कि शार्क हो गई, शार्क सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है। शार्क जो मरीन बोनी फिशेज होती है उसका एग्जांपल शार्क है। ये उसमें, इनमें शार्क में भी नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और उनको निकालने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये देखो, एक शार्क की एक बात है कि जैसे कि ओशन में आपको पता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होता है, सॉल्टी वाटर होता है ना, हम सबको पता है वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट होता है। और इसके वजह से शार्क के अंदर पानी क्यों नहीं जाता, वो इतनी डीप में रहती है, वो तो उसके बॉडी के अंदर क्यों नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये बॉडी का अपना बॉडी के अंदर सॉल्ट, इतना वाटर ये मेंटेन करके रखती है ताकि इसके अंदर ना वाटर एंटर कर सकता है, ना ये वाटर मतलब एक तरीके से वाटर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है जब तक ये कंट्रोल कर रखेगी सॉल्ट के कॉम्बिनेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, क्या लिखा है ये, एक सेकंड, ऑर्निथेरिक एसिड। तो ये हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बर्ड्स में होते हैं, ये सिंपल है। हाइपोरिक एसिड हमारा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है मैमल्स के अंदर और इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारा क्रेटिनिन। तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम क्रेटिनिन फोस्फेट प्रेजेंट, जो मसल्स में हमारे फोस्फेट प्रेजेंट होते हैं ना क्रेटिनिन के, उसमें ये प्रेजेंट होता है और इसकी वजह से इंक्रीज लेवल ऑफ क्रेटिनिन इन इज इंडिकेट ऑफ किडनी डैमेज। अगर ज्यादा क्रेटिनिन की मात्रा हो जाती है, फोस्फेट की क्वांटिटी हमारी बॉडी में अगर ज्यादा हो जाती है तो इससे किडनी डैमेज हो सकते हैं हमारे। ठीक है। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।